हेलो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब का। पिछले क्लास में हम पढ़े थे आईएस कोडल प्रोविजन फॉर स्लैब, आईएस कोडल प्रोविजन फॉर स्लैब। उसमें स्पेसिंग में एक बात आया था, मेन स्टील के लिए कुछ और स्पेसिंग था और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए कुछ और ही स्पेसिंग था। तो हमको समझना है कि मेन स्टील क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। मान लीजिए ये स्लैब है। स्लैब आप जब भी बनते हुए देखे होंगे तो एक मतलब शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन दोनों डायरेक्शन में स्टील प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि देखिए दोनों डायरेक्शन में स्टील प्रोवाइड किया जाता है। तो शॉर्टर स्पैन के तरफ जनरली क्या होता है, जब लोड पड़ता है तो लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है वो पाराबोला बनता है। किस डायरेक्शन में पाराबोला बनता है? तो शॉर्टर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन जो बनता है वो पाराबोला बनता है। और लॉन्गर डायरेक्शन में पाराबोला बनता है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं बनता है। इसमें यूनिफॉर्म पाराबोला, शॉर्टर स्पैन में यूनिफॉर्म पाराबोला बनता है। तो यूनिफॉर्म पाराबोला बनता है लेकिन लॉन्गर स्पैन में जो डिफ्लेक्शन डायग्राम बनता है वो यूनिफॉर्म पाराबोला नहीं बनता है। मतलब इनिशियली स्ट्रेट लाइन, फिर पाराबोला, फिर स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो अब देखिए जिस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन बनता है उस डायरेक्शन में मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं, और जिस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन नहीं बनता है उस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो एक बात और याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो होता है वो मेन स्टील के ऊपर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो होता है वो मेन स्टील के ऊपर होता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, इन केस ऑफ वन वे स्लैब द यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन ऑकर्स अलोंग द शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन के तरफ यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन होता है। दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ इन विच डायरेक्शन यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन ऑकर्स इन दैट डायरेक्शन मेन स्टील इज प्रोवाइड। जिस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन बनता है उसी डायरेक्शन में हम मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं। एक बात और, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को ही टेम्परेचर स्टील भी कहते हैं, सेकेंडरी स्टील भी कहते हैं और श्रिंकेज स्टील भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज आल्सो नोन एज टेम्परेचर स्टील, श्रिंकेज स्टील और सेकेंडरी स्टील। दूसरा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मेन स्टील क्या है? तो मेन स्टील का जो फंक्शन है वो बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करता है और डिफ्लेक्शन को रोकता है। तो द फंक्शन ऑफ मेन स्टील इज टू रेसिस्ट द फ्लेक्सुरल बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन। जो मेन स्टील होता है उसका काम है बेंडिंग मोमेंट को रोकना और डिफ्लेक्शन को रेसिस्ट करना। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो होता है उसका काम क्या है? मेन स्टील को होल्ड करके रखना, टू होल्ड द मेन स्टील। और देखिए हम क्या बोले कि ऊपर होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, नीचे होता है मेन स्टील। तो कंक्रीट का जो सबसे पहले जो लोड आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन पर आता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? उसको मेन स्टील पे दे देता है। तो इट विल रिसीव द लोड फ्रॉम कंक्रीट। कौन? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कंक्रीट से लोड को रिसीव करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट टू मेन स्टील। बात समझ में आया? तो अब हम पढ़ेंगे डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ वन वे स्लैब। जो डिजाइन प्रोसीड्यूर है वो सिमिलर टू बीम है। जो बीम का सिंगली रेनफोर्स बीम का जैसे डिजाइन करते हैं सेम वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। तो डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ वन वे स्लैब। डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ वन वे स्लैब। तो देखिए स्टेप वन में क्या करते हैं? स्टेप वन, एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई? सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ स्लैब और L/D 1,
2 3 कैंटिलीवर स्लैब, सिंपली सपोर्टेड स्लैब, कंटिन्यूअस स्लैब। 7 20 26 ये मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ से आपको निकल जाएगा डी, और कैपिटल डी क्या हो जाएगा, स्मॉल डी प्लस क्लियर कवर प्लस 5/8। सबसे पहले आपको करना है एज्यूम द इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, किस आधार पे करना है। तो अगर कैंटिलीवर स्लैब हुआ तो L/L यहाँ पे क्लियर कवर है, सॉरी क्लियर स्पैन है, क्लियर स्पैन L/D 7 लेना है, सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम वैल्यू 20 लेना है, कंटिन्यूअस स्लैब में मैक्सिमम वैल्यू 26 लेना है, 26 लेना है। यहाँ से आपको डी मिल जाएगा, डी की मदद से कैपिटल डेप्थ मिल जाएगा, मतलब टोटल डेप्थ मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट है कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब। तो ये हम निकालने के लिए जानते हैं, एल इफेक्टिव निकलता है क्लियर स्पैन, इफेक्टिव डेप्थ, और क्लियर स्पैन और विड्थ ऑफ सपोर्ट दोनों में जो मिनिमम होता है। ये किस केस में, तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में। एल इफेक्टिव बराबर L + D/2 और L + BS/2 दोनों में जो मिनिमम होता है, ये कहानी है आपका कैंटिलीवर स्लैब में। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2 था। अब स्टेप नंबर 3 का बात करेंगे। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लाइव लोड दिया हुआ रहेगा, डेड लोड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, गामा BD, गामा हमको पता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक बात आप याद कर लीजिए कि विड्थ ऑफ जो स्लैब होता है हमेशा 1 मीटर लेंगे, हमेशा 1 मीटर लेंगे, एकदम याद कर लीजिए। और डी का वैल्यू तो निकाले हुए हैं। नेक्स्ट, कभी कभी आपको फिनिशिंग वेट भी निकालना होता है, स्लैब को प्लास्टर करने में जो फिनिशिंग वेट लगता है वो भी आपको निकालना होगा, दिया हुआ भी रहेगा। तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल लोड को W से और जोड़ देंगे। फिर उसके बाद फैक्टर लोड निकालेंगे, फैक्टर लोड WU, वो कैसे निकलेगा, 1.5 × W। चलिए, तो ये हमारा था कैलकुलेट द लोड, स्टेप 3। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालता है फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, तो वो भी पता है, WU L इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई 8, ये केस है सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में, और WU L इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई 2 ये आपका है कैंटिलीवर के केस में। चलिए, अब हम बात करेंगे स्टेप 5। कैलकुलेट रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ स्लैब। तो कैसे निकालते थे, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट बराबर MR, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट तो निकाले हुए हैं। अब MR क्या होता है, 0.148, 0.138, 0.133 FCK BD रिक्वायर्ड का होल स्क्वायर, याद रखिएगा, B बराबर 1 मीटर। यहाँ से आपको निकल जाएगा D रिक्वायर्ड। फिर इसमें एक बार चेक कर लेंगे, D रिक्वायर्ड अगर कम आ गया, ज़्यादा आ गया D एज्यूम से, तो अनसेफ हो जाएगा मेरा स्लैब, और D रिक्वायर्ड अगर कम आ गया तो ये हो जाएगा सेफ। तो चलिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड डेप्थ भी निकल गया। अब हम बात करेंगे कैलकुलेट द स्टेप नंबर 6,
कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा? तो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट बराबर 0.87 एफ बाई ए एस टी डी माइनस एफ बाई ए एस टी एफ सी के एन टू बी। ये फार्मूला आपको पता होगा, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? ए एस टी। नेक्स्ट स्टेप 7, चेक द एरिया ऑफ स्टील। चेक द एरिया ऑफ स्टील कैसे चेक करेंगे? इफ ए एस टी लेस देन ए एस टी मीन। ए एस टी मीन हमको पता है 0.15% और 0.12%। ए एस टी मीन से कम हो गया तो प्रोवाइड ए एस टी मीन। ए एस टी जो निकाले हैं वो ए एस टी मैक्स से भी ज़्यादा हो गया। ए एस टी मैक्स कितना था? 4%। तो प्रोवाइड ए एस टी मैक्स। अगर ए एस टी मैक्स से कम और ए एस टी मीन से ज़्यादा आया है तो प्रोवाइड ए एस टी। चलिए, तो ये स्टेप नंबर 7। अब हम स्टेप 8। स्टेप 8 कैलकुलेट स्पेसिंग। कैलकुलेट स्पेसिंग। तो स्पेसिंग के लिए देखिए, यहाँ तक जितना भी स्टेप चला सब का सब डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का चला, उसमें कोई अंतर नहीं था। बस यहाँ पे बी बराबर 1 मीटर लेना है। स्पेसिंग निकालने का यहाँ फार्मूला है 1000 ए एस टी बटे ए एस टी। ए एस टी आप निकाल चुके थे और स्मॉल ए एस टी क्या करना है? मानना पड़ेगा। 5/4 फाइव स्क्वायर आप मान लीजिएगा, 5 जूम कर लीजिएगा। स्टेप 9। स्टेप 9 क्या होगा? डिजाइन द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को जब डिजाइन करने जाइएगा तो एक बात याद रखिएगा, तो मिनिमम स्टील प्रोवाइड करेंगे किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में। इट इज प्रोवाइड generally in minimum steel। स्टेप नंबर 10 चेक फॉर स्पेसिंग, चेक फॉर शियर, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। इतना काम करेंगे तो हमारा डिजाइन हो जाएगा। तो ये आपका था डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ स्लैब। तो हम क्या क्या पढ़ लिए स्लैब में कि व्हाट इज स्लैब, टाइप्स ऑफ स्लैब, क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वन वे स्लैब, डिजाइन प्रोसीड्यूर, IS कोडल प्रोविजन पढ़ लिए। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। तो थैंक यू।